आज हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे जो हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनको आइडेंटिफाई करना ऑलरेडी सीख लिया है। तो इसके कुछ इलस्ट्रेशंस हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ समझें कि आखिर AS3 ने क्यों क्लासिफाई की है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अलग अलग। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन का कोई पर्पस होना चाहिए। तो यहाँ पर्पस दिया है, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो एक इंडिकेटर है किसका, कि आपके बिजनेस ऑपरेशन जो है वो कितना कैश जनरेट कर रहे हैं, क्या वो एडेक्वेट कैश जनरेट करते हैं। एडेक्वेसी का मतलब हुआ क्या वो सफिशिएंट कैश जनरेट करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को पेमेंट कर सकें, है ना। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो पाएगा क्या उसकी वजह से, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पेमेंट, इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या आपके पास पैसे हैं। तो ये सब कुछ जनरेट तो ऑपरेशन से होता है, राइट। दूसरी बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये दिखाती है कि आपने एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर किया है अपनी एसेट्स को परचेज करने के लिए। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो ये दिखाती हैं कि जो फ्यूचर कैश फ्लो है, या जो फ्यूचर कैश फ्लो के लिए जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स का मतलब है जो आपको फंड्स देने वाले लोग हैं, वो आपको फंड्स दे रहे हैं कंटिन्यूसली या नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप 3 सेगमेंट में अपनी रिपोर्ट को जनरेट करो, ऐसा AS3 की रिक्वायरमेंट है। खैर ये एक कैजुअल सा टॉपिक था, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि अगर हम एक क्वेश्चन हैंडल करना चाहेंगे आगे, तो हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये जो भी पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन है ये कैश फ्लो है या नहीं, और अगर ये कैश फ्लो है तो ये कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और अगर ये इनफ्लो आउटफ्लो है तो ये किस एक्टिविटी को बिलोंग करता है, ऑपरेटिंग को, फाइनेंसिंग को या इन्वेस्टिंग को। तो ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे केवल इतना पूछा गया कि आप आइडेंटिफाई कर दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फिर कहीं ये तीनों में ना आके केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रांजैक्शन तो नहीं है, मतलब ये कहीं कैश मैनेजमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो हम इन चारों में से देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से आइटम्स किस एक्टिविटी में बिलोंग करते हैं। अगर हम कैश सेल्स की बात करते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज़ है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता कि आप एक फाइनेंस कंपनी हो या नॉन फाइनेंस कंपनी हो, तो आप हमेशा नॉन फाइनेंसिंग कंपनी कंसिडर करोगे, और आपको आइटम्स देख के भी पता चल जाता है कि ये नॉन फाइनेंसिंग है या फाइनेंसिंग है। जब सेल्स जब आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की डेटा हो सकती है। ठीक है, रेंट पेड अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पेड अगर स्पेसिफिक नहीं है इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से तो फिर डेफिनेटली ऑपरेटिंग में जाएगी। बैंक बैलेंस जो है आपका, ये केवल एक बैलेंस है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, राइट। इशू ऑफ डिबेंचर, एक्चुअल में बैंक बैलेंस होना तो कैश फ्लो ही नहीं है, राइट, ये जस्ट एक कैश का बैलेंस है। इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो यहाँ पे पैसे आए होंगे डिबेंचर को इशू करके, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ये डिबेंचर्स का, आप पैसा लेके आए हो। कैश पेड वर्ड समझा रहा है, ये आउटफ्लो है, और ट्रेड पेबल्स का आउटफ्लो है। ट्रेड पेबल्स का मतलब है कि आपने अपने क्रेडिटर या बिल पेबल को पैसे दिए हैं, दैट मीन्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करते समय हमें ये देखने को मिल सकता है, और मैंने कहा था वर्किंग कैपिटल जो है वो तीनों तरह की एक्टिविटी दिखा सकता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। आगे चलते हैं। उसके बाद पेटेंट्स सेल किए हैं आपने। पेटेंट्स का मतलब होता है इंटेंजिबल असेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है पेटेंट, और पेटेंट आप बेच रहे हो मतलब आप असेट बेच रहे हो, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। गुडविल परचेज करना अगेन एक इंटेंजिबल असेट परचेज की है, कैश का आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये मार्केटेबल सिक्योरिटी हो जाता तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम होता, लेकिन ये मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है, वो साफ कह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब हुआ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। आगे चलते हैं, कैश परचेज। अगर हम परचेज की बात करें तो ये तो सिंपल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश इन हैंड, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम है, कैश फ्लो हुआ ही नहीं है, ना कोई पैसे दिए हैं ना लिए हैं, ये सिर्फ बैलेंस दिखा रहा है। ऑफिस एक्सपेंस, अगेन यहाँ पे कैश से समझ में नहीं आ रहा कि कैश आउटफ्लो है या नहीं, लेकिन अगर ये आउटफ्लो हुआ तो फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होगा। आगे चलते हैं, सेल ऑफ मशीन्स बाय डीलर ऑफ
मशीन्स, तो मशीन बेची गई है, कैश मिला है या नहीं पता नहीं, बट ऑब्वियसली यही अज्यूम करके चलेंगे कि सेल किया है तो प्रोसीड्स मिली होंगी, और मशीन्स बेचने की बात हो रही है, इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड जो पे किया जाता है, बेसिकली ये जो हम शेयर इशू करते हैं उसके अगेंस्ट डिविडेंड पे किया जाता है, इसलिए ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। परचेज ऑफ मशीन्स, जरूर प्रोसीड्स बाहर गई होंगी, क्वेश्चन स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा, बट परचेज लिखा है तो हम यही अज्यूम करके इसे कौन सी एक्टिविटी में मानेंगे, मशीन खरीदी है, इसका मतलब है आपने फिक्स एसेट खरीदी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। आगे चलते हैं, इशू किए हैं शेयर्स, इससे पैसे मिलते हैं, ओके, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटीज जिनका रियलाइजेशन इनटू कैश जो है वो विद इन 3 मंथ्स हो जाएगा, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह से आइडेंटिफाइड है। और ये मार्केटेबल सिक्योरिटी में केवल वो वाले इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो अगर हम कैश में रियलाइज करते हैं तो उनकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू लॉस नहीं होती, मतलब कि उनकी बुक वैल्यू के बराबर ही लगभग आपको पैसा मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की बात हो रही है, बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, अब बैंक में डिपॉजिट किया है और शॉर्ट टर्म में किया है तो हम इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही मानेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर हम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की बात करें तो डेटर से पैसा लेना हमेशा बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक को लेके कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का मतलब है हम ये पैसा शायद कभी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए उसको इस तरह से दिखाया गया है बैंक डिपॉजिट्स, राइट, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उन्होंने कहा है कि फिर से आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग करना बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। कैश एंड कैश कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है। बायबैक, बायबैक मैंने बताया था इक्विटी शेयर्स के लिए ये टर्म यूज होती है, जब हम अपने ही इशू किए हुए शेयर्स फिर से खरीद लेते हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और आप पैसे देके अपने शेयर्स खरीद रहे हो। रीपेमेंट, रीपेमेंट वर्ड बता रहा है कि आउटफ्लो है। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब ये भी फाइनेंस लिया होगा आपने, आज उसको वापस दे रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुई, है ना, उस लोन को वापस कर रहे हो आप। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए कि ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड है तो फिर हम उसे रेसिड्यू में रखते हैं, दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखते हैं। इसका मतलब है कि हमने बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कोई कमीशन पे किया होगा। आगे चलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हमने कोई खर्चे किए हैं जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बिजनेस ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए किए हैं, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर हम डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं मतलब रीपे कर रहे हैं, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रिडम्पशन का वर्ड यूज होता है और ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, क्योंकि आप जो बिजनेस फाइनेंस लाए थे उसे आप वापस कर रहे हो, पैसे वापस दे रहे हो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जहां तक बात होती है हमेशा ही ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझे जाते हैं, ठीक है। बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, मैंने कहा था ये शॉर्ट टर्म लोन है और अगर ये शॉर्ट टर्म लोन है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कवर होंगे। आई होप मेरी बात समझ में आई। एक ही कैश इक्विवेलेंट है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कुछ आइटम्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। इन्वेस्टिंग का तो एक ही दिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके तो देखो इन्वेस्टिंग में एक ही मिला हमें, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी एक ही मिला और लगभग वही थे। फाइनेंसिंग में रख लिया था हमने बैंक ओडी और कैश क्रेडिट को, तो ये आंसर्स भी टैली हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिस करते हैं। जितना ये प्रैक्टिस कर लोगे उतना आगे आसान होगा, सो डोंट अवॉइड दिस प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई विच ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑपरेटिंग, फिर से आइडेंटिफाई है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स,
रिसीव्ड वर्ड पे ध्यान दो, डिविडेंड मिला है मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसके अगेंस्ट मिला है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, फाइनेंस नहीं हुआ। केवल डिविडेंड देख के भावुक होके फाइनेंस मत समझ लेना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन द वर्ड इज रिसीव्ड, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये भी इन्वेस्टमेंट करने पे आपको पैसे मिले हैं। रेंट रिसीव्ड ऑन रियल एस्टेट बाय अ रियल एस्टेट कंपनी, एक रियल एस्टेट कंपनी का मतलब उसका बेसिक बिजनेस ही है लोगों को प्रॉपर्टी रेंट पे देना या बेचना, उसका बेसिक काम है। इसका मतलब ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, है ना। इसको हम चेक करेंगे फोर्थ वाले को, ये ऑपरेटिंग है या नहीं। रेंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों रेंट रिसीव करेगी, इसने इन्वेस्टमेंट किए होंगे, ठीक है। रियल एस्टेट कंपनी का तो बेसिक पर्पस ही था लैंड एंड बिल्डिंग में बिजनेस करना, मैन्युफैक्चरिंग का पर्पस थोड़ी होता है। नेक्स्ट, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है या लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, तो मतलब आपने फाइनेंस लिया था उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे किया है, तो ये इंटरेस्ट फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कवर होती हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशूड, मतलब आपको पैसे मिले हैं, प्रोसीड्स का मतलब यहां पैसे रिसीव करना हुआ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। इंटरेस्ट पेड, पेड वर्ड आ गया बैंक ओडी पे। बैंक ओडी को इंक्रीज डिक्रीज करना मतलब कि एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन लेना या पे करना, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो वो भी उसी से रिलेट करेगा, दैट मीन्स ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। मैंने कहा था एक पॉइंट को हमें कंसिडर करना है, पॉइंट नंबर 4 जो है वो रियल एस्टेट कंपनी वाला है, और रियल एस्टेट कंपनी वाला देखो कौन से कैटेगरी में रखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए केवल मार्केटेबल सिक्योरिटी था, बाकी सब इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग थे। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। उन्होंने कहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को और रीजंस भी देने हैं, ठीक है। तो पहला है, आपने सिक्योरिटी परचेस की है किसी कंपनी की। सिक्योरिटी अगर आप परचेस कर रहे हो और वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरह से आइडेंटिफाइड नहीं हो रही हैं, तो फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। आई होप मेरी बात समझ में आई। यहां कहीं नहीं लिखा है कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। ब्रोकरेज पे किया है, इसी परचेस पे ब्रोकरेज पे किया है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकरेज पे किया है, तो फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगा। इसे ध्यान से देखेंगे, इसे रीचेक करेंगे कि ये बुक में ठीक से लिया है या नहीं। आगे चलते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आपने अब सिक्योरिटी बेच दी, ठीक है। अगर आपने सिक्योरिटी बेची है तो इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुए हैं, रिसीव हुए हैं मतलब ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड पेड है यहां पे, और पेड है तो ये फाइनेंस से रिलेटेड हुआ, क्योंकि आप पैसे लाए हो उस पर डिविडेंड पे किया है, और पैसे लेके आने की एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, लोन्स एंड एडवांसेस मतलब ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लोन्स एंड एडवांसेस की जगह अगर बोरोइंग्स होता, लोन्स एंड बोरोइंग्स, तो फिर वो होता लोन्स एंड बोरोइंग्स जो है वो आप फाइनेंस करके लाए हो, फिर वो फाइनेंसिंग में चला जाता। इसके बाद रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, रिसिप्ट मतलब वो पैसा वापस आ गया। तो जब आप लोन एंड एडवांसेस करते हो तो ये आउटफ्लो था और ये इनफ्लो है, लेकिन है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे मुझे केवल सेकंड पॉइंट को एक बार रीचेक करना है, ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेस, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ब्रोकरेज था तो ये इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। चलो इसको चेक कर लेते हैं। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट पेड टू बोरोइंग, केवल दो ही चीजों का आंसर उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है। एक सेकंड, क्वेश्चन को हमने कहीं कुछ कम तो नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा था आइडेंटिफाई कर लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। क्वेश्चन केवल कह रहा था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, हमने सारी आइडेंटिफाई करके बता दी, ठीक है। केवल फाइनेंसिंग बोल रहा था, तो फाइनेंसिंग में केवल दो चीजें आएंगी, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग एंड डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। बाकी की कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए आंसर में केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटी दी है। और ये ऑब्वियसली आप यही कंसिडर करके चलोगे कि ब्रोकरेज अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, ओके। तो केवल फाइनेंसिंग के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो केवल दो ही एक्टिविटी हैं जो फाइनेंसिंग में कवर की हैं उन्होंने, हमने भी यही आइडेंटिफाई की थी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो
आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, क्लासिफाई करने के लिए बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। तो अगेन हमें सिर्फ ऑपरेटिंग पे ध्यान देना है कि कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर प्रैक्टिस के लिए हम तो सारी एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर देंगे। फाइनेंसिंग एंटरप्राइज के लिए और नॉन फाइनेंसिंग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग करने के लिए बोला है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, फाइनेंसिंग एंटरप्राइज की बात कर लेता हूँ। अगर फाइनेंसिंग एंटरप्राइज के लिए ऑपरेशन की बात करनी है तो आपको बेसिकली माइंड को इस तरह से प्रिपेयर कर लो कि आप लोगों से पैसा लाते हो, फिर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हो या किसी को लोन देते हो, फिर उन लोन को, इन्वेस्टमेंट्स को आप बेचते हो, है ना। तो आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर्स से डिविडेंड कमाना, ये सब आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन हो गया। तो शेयर में इन्वेस्टमेंट अब इन्वेस्टिंग नहीं है, और फंड्स इकट्ठे करके लाना ये कोई फाइनेंसिंग नहीं है, ये सब बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है। तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर रीसेल क्लियर भी कर रहा है, आप इसे बेचने के लिए खरीद रहे हो, मतलब ये आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ। ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ब्रोकरेज ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, अगर हम एक बात करें कि आप सिक्योरिटी बेच रहे हो, ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी बेच रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि आप अपना नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो। इसमें कोई आपकी कंपनी ही कौन सी वाली कैटेगरी लेके चल रहे हैं हम, फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। अगर ये अपनी ही कंपनी के शेयर्स होते कि आप इशू कर रहे होते तो वो इशू वर्ड के साथ आते, राइट, तो ये भी ऑपरेटिंग में आ गया। इसके अलावा डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट्स मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, अगर आपने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है, इस पे ध्यान देना, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है तो फिर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, आपने इंटरेस्ट पे किया है बोरोइंग्स पे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आप जो पैसा लाए थे उस पे आपने वापस पैसे लौटाए, राइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, आपने कोई लोन्स या एडवांस दिए हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप मेरी बात सुन रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बहस हो सकती है, किसके ऊपर, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग पे। बेसिकली मैंने कहा कि आप फंड लाते कहां से हो इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर वो क्लियर नहीं कर रहा है ये बोरोइंग्स जो है वो आपने अपने बिजनेस को करने के लिए लिए है या मतलब कि आपको पैसे की जरूरत थी एज कंपनी उसके लिए बोरोइंग की है, या फिर आपने इसलिए बोरोइंग की है कि आप आगे इन्वेस्ट कर सको, ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, राइट। इसलिए इस पे बहस हो सकती है कि ये किस में जाएगी। अदरवाइज इस पे तो कोई बहस नहीं कि डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, ये आपके शेयर होल्डर है और आप डिविडेंड दे रहे हो, रीपे वीपे नहीं कर रहे हो कोई पैसे कि किससे लिए हैं उन्हें रीपे कर रहे हो। तो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिख रहा है, और आंसर में भी उन्होंने इस डिविडेंड पेड को छोड़ के बाकी सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाई है। इसका मतलब है इसको भी उन्होंने ऑपरेटिंग ही कंसिडर किया है, मतलब वो यही मान के चल रहे हैं कि ये बोरोइंग्स आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही ली हैं। ऐसा अजम्पशन लिखना पड़े तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें तभी सेटिस्फैक्शन मिलता है तो इस अजम्पशन को लिख के आंसर कर दो। अदरवाइज इसको फाइनेंसिंग करके अजम्पशन करके भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ स्पेसिफाई कर ही नहीं रहा ना, क्वेश्चन तो कुछ स्पेसिफाई कर ही नहीं रहा कि हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत थी इसलिए हमने बोरोइंग की है अपने काम करने के लिए, ना कि उससे बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए। तो दोनों अजम्पशंस चल जाएंगे यहाँ पे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। अब इसी क्वेश्चन को मैं नॉन फाइनेंसिंग के एंगल से देखता हूं, तो मैं इसको हटा देता हूं, और अब आप ये सोचो थोड़ी देर के लिए कि आप फाइनेंसिंग एंटरप्राइज नहीं हो, आप नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज हो, फिर आप ये सब कैसे आंसर करते। तो लेट्स सी, हम इसको पूरी तरह से डिफरेंट एंगल से देख लेंगे अब, और इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस करके क्या होता है, कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि मैं बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहा हूं। पहला देखो, परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी फॉर रीसेल। अब ये आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप किसी कंपनी के शेयर क्यों खरीदोगे अगर आप एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो,
पक्का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट? अगर इसी से रिलेटेड ब्रोकरेज पे कर रहे हो तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सिक्योरिटी को सेल कर रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब तो कोई सिक्योरिटी दिखे, उसका परचेज हो या सेल हो, इन्वेस्टिंग है, क्योंकि मैं तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हूं, राइट? डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब कोई डाउट नहीं, अब ऑपरेशन सोच भी नहीं सकते तुम इसे, राइट? वो कंफ्यूजन केवल तब था, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं तो एक नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज हूं। मैं क्यों इंटरेस्ट पे करूंगा बोरोइंग पे? क्योंकि बोरोइंग मैंने बिजनेस के लिए थोड़ी ली, मेरा बिजनेस ही नहीं है बोरो करके लैंड करना। मेरा बिजनेस तो आप कुछ मैन्युफैक्चर करना हो सकता है, कोई ट्रेडिंग करना हो सकता है, तो डेफिनेटली मैंने बोरो किया होगा, वो मैंने फाइनेंस पर्पस के लिए बोरो किया होगा, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए बोरो किया होगा। ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। लोन और एडवांस आपने किए हैं, इन्वेस्टमेंट है ये। लोन एडवांस बोरो होते तो फाइनेंस होता। रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, ये वापस आया है मेरा पैसा, ये बोरो नहीं है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वहां से पैसा वापस आया, राइट? तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। मुझे तो कोई ऑपरेटिंग दिखा ही नहीं। देखो, उनके आंसर में नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज के लिए उन्होंने कहा ई और एफ जो है वो इन्वेस्टिंग है, और ट्रांजैक्शन ई एंड एफ को छोड़ के बाकी सब इन्वेस्टिंग है, और ई और एफ जो है वो फाइनेंसिंग है। देखो हमारा भी ई और एफ ये ही दोनों फाइनेंसिंग थे, और इसको छोड़ के के सारे इन्वेस्टिंग थे। उनका आंसर भी यही है, ई और एफ जो है वो फाइनेंसिंग है, और एक्सेप्ट ई एंड एफ सबका सब क्या है, इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है ही नहीं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। अब बोल रहे हैं कैश फ्लो कब होता है, व्हेन डज कैश फ्लो अराइज? देखो कैश फ्लो तब होता है जब ट्रांजैक्शन का जो नेट इफेक्ट है, मतलब ट्रांजैक्शन की वजह से जो असर आया है उसकी वजह से आपका या तो कैश बढ़ रहा है या तो कैश कम हो रहा है। तो या तो कैश इनफ्लो हो जाएगा या फिर कैश आउटफ्लो हो जाएगा। अगर कैश डिक्रीज होता है तो आउटफ्लो, और अगर कैश इंक्रीज होता है तो इनफ्लो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, इस लेक्चर का ये आखिरी इलस्ट्रेशन है, इसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो देखो ये कंक्लूड कर लेते हैं आज जितना हमने सीखा। अब हम अमाउंट को भी लेके आएंगे और इनफ्लो आउटफ्लो भी बताएंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो। तो आपको याद बताना है क्या इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, या फिर कोई फ्लो हुआ ही नहीं। एक्टिविटीज से रिलेटेड बात ही नहीं कर रहे, पर हम तो एक्टिविटी के साथ बताएंगे। ठीक है, एक्टिविटी भी बताएंगे और इनफ्लो आउटफ्लो भी बताएंगे। फिर अगेन क्वेश्चन यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये कंपनी फाइनेंसिंग है या नॉन फाइनेंसिंग है। लेट्स सी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो नॉन फाइनेंसिंग समझ के ही क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, और ये देखो बुक वैल्यू है उसकी 50,000 और लॉस हुआ है 5,000। मुझे इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो बताना है। अगर मैं फिक्स्ड एसेट को बेचता हूं तो एक चीज तो कंफर्म है कि इनफ्लो होगा। अगर मैं तुमसे अमाउंट की बात करूं कि कितना इनफ्लो होगा, 50,000 की बुक वैल्यू थी और आपने 5,000 के नुकसान पे बेचा है, मतलब आपको केवल 45,000 रुपए ही हाथ में आए हैं, तो इनफ्लो केवल 45,000 होगा। और पता है कौन सी एक्टिविटीज में आएगा ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। आपने इन्वेंट्री खरीदी है, करंट एसेट, मतलब ये तो बिजनेस ऑपरेशन का मामला है, मतलब ये हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और परचेज किया है तो फिर ये हो गया आउटफ्लो। आई होप ये भी समझ में आ गया। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी है। फिक्स्ड एसेट खरीदना मतलब इन्वेस्टमेंट करना। अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन इसके लिए कैश नहीं दिया। ओहो, अगर आप बिना कैश के असेट खरीद रहे हो तो कैश का ना तो आउटफ्लो हुआ है और ना ही इनफ्लो हुआ है, ये हुआ नो फ्लो। आगे चलते हैं, कैश रिसीव्ड, आपको कैश मिला है, साफ लिख दिया कैश मिला है, पर किससे मिला है? डेटर से मिला है। ओके,
इनफ्लो तो है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डेटर से मिला है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। सर ये नो फ्लो के बाद आपने एक्टिविटी क्यों नहीं लिखी? अरे जब नो फ्लो हो गया तो ये तो कैश फ्लो ही नहीं है, कैश फ्लो ही नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है ये इन्वेस्टिंग है फाइनेंसिंग है? वैसे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, बट विदाउट कैश का हमारे लिए, हमारी रिपोर्ट में कोई जगह नहीं है जिनमें कैश फ्लो ना हुआ हो। हम केवल रिपोर्ट में उन्हीं चीजों को कंसिडर करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल उन्हीं चीजों को कंसिडर करेंगे जहां पे फ्लो हुआ होगा, राइट? उसका नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिना फ्लो की चीजों को हम वहां कंसिडर नहीं करने वाले। आगे चलो, फुली पेड बोनस शेयर्स। फुली पेड का मतलब है कि उन शेयर्स पे भविष्य में कभी कोई पैसा नहीं मंगाया जाएगा शेयर होल्डर से, उन्हें दे दिए बस। और बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इनकी वजह से हमने कोई पैसा ही नहीं लिया शेयर होल्डर से। मैंने तुम्हें बताया था कि आखिर ये शेयर कैसे बांट देते हैं, इसकी जनरल एंट्री कैसे होती होगी। तो जो आपके पास रिजर्व्स वगैरह होते हैं ना, उनसे बांट देते हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस तरह की एंट्री हो जाती है बोनस शेयर की। इसमें कैश ना तो आया है ना गया है, इसका मतलब है कि ये नो फ्लो वाली ही कैटेगरी है। आई होप बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। देखो मार्केटेबल सिक्योरिटी तो कैश मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट, और ये भी किस में आएगा? नो फ्लो में आएगा। आप मार्केटेबल सिक्योरिटी को खरीदो या बेचो, आपने पार पे इसको बेचा है तो ना तो आपका पैसा बढ़ा है और ना ही कम हुआ है। सर अगर मैं इसे थोड़े प्रॉफिट पे बेचता तो थोड़ा सा कैश इनफ्लो होता, अगर मैं थोड़े लॉस पे बेचता तो थोड़ा सा कैश आउटफ्लो होता। पर आपने 10,000 की चीज 10,000 में ही बेच दी, और वो एक ही यूनिट है। पहले आप उसको बस मार्केटेबल सिक्योरिटी लिख रहे थे, अब आप उसे कैश इन हैंड लिखोगे या फिर कैश एट बैंक लिखोगे, तो ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फिगर्स पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, आपस में ही एडजस्ट हो गए वो दोनों, ओवरऑल लेवल पे तो सेम ही है, राइट? आगे चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। देखो डिक्लेयर करने से पेमेंट नहीं होता, कहीं नहीं लिखा है कि पेमेंट कर दिया है हमने डिविडेंड का, तो फिर ये भी क्या है? नो फ्लो। ये जरा नो फ्लो वाले अपन आखिर में चेक करेंगे। ये भी नो फ्लो, ये भी नो फ्लो। आगे चलते हैं, आपने बैड डेट राइट ऑफ की है अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसकी जनरल एंट्री पता है ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अगेंस्ट बैड डेट राइट ऑफ करी है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना? ये एंट्री करोगे क्या? ये गलत एंट्री है। बैड डेट हमेशा डेटर के अगेंस्ट राइट ऑफ होती है, तो फिर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या होता है? इसमें वो क्लोज होती हैं। ऐसे केस में दो एंट्रीज होती हैं, मुझे पता है इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये एंट्री होती है भले ही प्रोविजन बनाओ या मत बनाओ। अगर आपने प्रोविजन बनाया है तो प्रोविजन फॉर डीडी भी खत्म होगा, क्योंकि आपका एस्टिमेट था बैड डेट होगी और हो गई, तो अब उस एस्टिमेट को कम करो ना। जो जिस पे शक था वो एक्चुअल में रियलाइज वैसा हो गया, इवेंट हो गया, और बैड डेट इसमें जाके क्लोज हो जाती है P&L की जगह। अब ये P&L अकाउंट में नहीं जाएंगी क्लोज होने। ये दो एंट्रीज होती हैं बैड डेट की। दोनों में कहीं भी तुम्हें दिख रहा है कि कैश का इंपैक्ट आया है? जब कैश का इंपैक्ट नहीं आया है तो फिर ये नो फ्लो हुआ। आगे चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अगेन डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन से कोई कैश फ्लो थोड़ी होता है। नो फ्लो, मैं नो फ्लो में एक्टिविटी लिख ही नहीं रहा, सोच भी नहीं रहा। उसका लॉजिक है, क्या ये सर एक्टिविटी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? कर सकते हो, इररिलेवेंट है तुम्हारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, राइट? और वहां पे टाइम कम होगा, अननेसेसरी क्यों जाना है उधर। आगे चलो, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट बेचे, लेकिन क्या ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है? सारे करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं होते। जब तक मार्केटेबल सिक्योरिटी आइडेंटिफाई ना किया जाए तब तक हम उसे क्या नहीं समझते? मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं समझते। तो उससे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। सेल किया है तो इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा, और ये कौन सी एक्टिविटी है? जब इनफ्लो हो रहा है तो मैं आइडेंटिफाई भी करूंगा। यही आदत तुम्हें क्वेश्चन पे बनानी है। अगर इनफ्लो हो रहा है तो आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा आइडेंटिफाई करो, तो करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इंक्रीज इन बैंक ओडी, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है और इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब आप लोन और ले रहे हो,
अगेन इनफ्लो तो है ही क्योंकि पैसे आ रहे हैं, पर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी वही शॉर्ट टर्म लोन होता है जैसे बैंक ड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट बिल्कुल सेम है, एक ही नेचर के। करंट लायबिलिटी, लोन, शॉर्ट टर्म लोन, और ये हो रहा है डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है तो हम रीपे कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और ये भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, एक लोन को रीपे कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो मशीन पे, इसकी एंट्री तो डेप्ट टू मशीन होती है। अगेन कैश का कोई फ्लो नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में। चलो नो फ्लो गिनते हैं। एक तो 13 वाला नो फ्लो है, फिर ऊपर ये 9 वाला नो फ्लो है, 13 9, और ये 8 वाला भी नो फ्लो है, 13 9 8, 7 ये भी नो फ्लो था, 6 भी नो फ्लो था, 5 भी नो फ्लो था, और थर्ड भी नो फ्लो था। 3 5 6 7 8 9 और 13। 3 5 6 7 8 9 और 13। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो हमारा ये चेक हो गया। और ये देखो, ये पहले वाले में मैंने कैलकुलेट करके बताया था 45,000 का ही कैश आएगा। ये रहा 45,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन खत्म। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ओके, अगले लेक्चर में मैं कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, और हम इस चैप्टर पे आप फॉर्मली आगे बढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ तक प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के इस चैप्टर में कमांड नहीं आ सकती, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। ये चैप्टर प्योर 6 नंबर दिला के जाएगा, इसका क्वेश्चन पक्का आएगा, और 6 मार्क्स के लिए आएगा। फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अप्रॉक्स 10% मार्क्स तुम्हारे इस क्वेश्चन के हैं। सो बी सिंसियर, इसकी प्रैक्टिस कर लो। टॉपिक बहुत आसान है, उसके बारे में बिल्कुल मत घबराओ कि क्या इसके क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं। इवन जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा उसमें तो मैं आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन में तो ये भी प्रूव कर दूंगा कि देखो आंसर आपको पता है। फिर क्या दिक्कत है? बस प्रैक्टिस करो, सही रिपोर्टिंग करो, सही प्रेजेंटेशन करो, और पूरे नंबर ले लो। 10% नंबर केवल एक टॉपिक पे, राइट?